अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर अबूबकर खालिद है। हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के साथ एक अहम टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं और वो है गर्मी की शिद्दत की वजह से डिहाइड्रेशन। और इसके अलावा आजकल जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और बहुत सारे केसेस, थाउजेंड्स ऑफ केसेस पाकिस्तान में इस वक्त रिपोर्ट हो चुके हैं और वो बहुत राइजिंग ट्रेंड पे हैं, और वो है हैज़ा, यानी कि लूज़ मोशन और उल्टियों का लग जाना, उसकी वजह से पानी की कमी हो जाना जिस्म के अंदर, और उसकी वजह से रीनल फेलियर बहुत कॉमन हो रहा है। कल मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था कि रहीम यार खान के अंदर जो है 800+ केसेस रिपोर्ट हुए हैं एक दिन के अंदर अंदर हैज़ा के, यानी कि लूज़ मोशन और उल्टियों के साथ लोग आए हैं। अब इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, उल्टियों का और मोशन का लग जाना। बेसिकली ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसका ये एक प्रॉब्लम है। इसमें वजूहात इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, फंगस आ सकते हैं, या आंतों की अपनी बीमारी भी हो सकती है, या फूड पॉइजनिंग जो इन्फेक्शन के अंदर ही काउंट हो जाती है, ये भी इसकी एक बीमारी की वजह हो सकती है। इसकी अलामत क्या होती हैं कि आपको पेट के अंदर जो है डिस्कम्फर्ट महसूस होती है, आपको एब्डोमिनल पेन स्टार्ट होता है, उसके बाद जो है आपको भूख जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, ये भूख जो है बहुत कम लगना, बहुत लगती नहीं है, ये बहुत कम लगती है, और आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, और आपको सीवियर डिहाइड्रेशन लूज़ मोशन की वजह से हो जाती है। डिहाइड्रेशन मीन आपको जो है पतले पखाने आना शुरू हो जाते हैं और उल्टियाँ लग जाती हैं, और उल्टियों के साथ जो है उसको कोई चीज़ उसकी यानी कि मतली होना स्टार्ट हो जाती है, जी ख़राब होना शुरू हो जाता है, और उसको भूख सही तरह से नहीं लगती। ये सारी अलामत होती हैं। डिहाइड्रेशन की अलामत क्या क्या होती हैं मैं आप लोगों को बताता चलूँ। अगर किसी को लूज़ मोशन उल्टियाँ इतनी ज़्यादा लग गई हैं और इसकी वजह से उसकी जिस्म से पानी इतना अखराज हो चुका है कि उसको डिहाइड्रेशन हो चुकी है, उसकी अलामत ये होती है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाना, नब्ज़ का तेज़ हो जाना, जिस्म के अंदर नकाहत कमज़ोरी आ जाना, और नब्ज़ का तेज़ हो जाना, और बुखार 102 101 तक पहुंच जाना, और इसके अलावा गहरे जर्द रंग का पेशाब आना, या बिल्कुल पेशाब की कमी हो जाना, पेशाब का बंद हो जाना भी एक सीवियरिटी ऑफ डिहाइड्रेशन की अलामत है। और ये शो करता है कि पानी की कमी की वजह से गुर्दों पर असर हो चुका है और गुर्दे उसकी वजह से मुतासिर और एक्यूट रीनल फेलियर डिवेल्प हो चुका है। तो सीवियर डिहाइड्रेशन की जो अलामात हैं उनमें से एक ये है कि आपकी ज़ुबान खुश्क हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, आँखों के इर्द गिर्द स्याह किस्म के हल्के बन जाते हैं। तो ये सारी अलामात हैं जिनसे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कोलरा के, जिसको उर्दू में हम हैज़ा बोल देते हैं, और बैक्टीरियल कॉज की वजह से ये लूज स्टूल्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, और इतनी डिहाइड्रेशन हो जाती है कि पानी की तरह पखाने आते हैं, और हाई डिहाइड्रेशन की वजह से एट द एंड रिजल्ट क्या होता है, रीनल फेलियर हो चुका होता है। अगर वो टाइमली हॉस्पिटल ना ले जाया जाए, उसकी पानी की कमी ना पूरी की जाए, और उसको सीवियरिटी ऑफ डिहाइड्रेशन से ना बचाया जाए, तो दिस विल लीड टू द एक्यूट रीनल फेलियर। और रीनल फेलियर की ये निशानी होती है कि आपका पेशाब गहरे जर्द रंग का या बिल्कुल कम आना शुरू हो जाता है, ये बिल्कुल ही बंद हो जाता है, यूरिन आउटपुट बिल्कुल नील हो जाता है। दिस शोज़ कि आपका रीनल फेलियर डेवलप हो चुका है। अब आप लोगों को बतलाऊंगा इससे बचा कैसे जा सकता है। देखें, सबसे पहले हम उसकी वजह का अंदाज़ा लगाएंगे कि वजह क्या है, उसकी तशख़ीस करेंगे। तशख़ीस करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनमें CBC भी है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है, और ब्लड कल्चर भी करवा लिया जाता है अगर बैक्टीरियल कॉज देखनी हो, और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है उसके अकॉर्डिंगली जो भी ऑर्गेनिज्म कल्चर पे आता है। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड है, ब्लड के टेस्ट होते हैं, इसके अलावा कल्चर किया जाता है, और एडवांस जो है उसके लिए एंडोस्कोपी भी हो सकती है, क्लोनोस्कोपी, सिग्वाइडोस्कोपी, सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। जब जो है वो डायरिया इस तरह हो कि वो इन्फेक्टिव हो, या किसी मेलिग्नेंसी की वजह से हो, या आंतों की बीमारियों की वजह से हो, तो उसके लिए बायोप्सी और जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंटरवेंशनल टेस्ट हैं वो भी किए जा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बतलाता हूँ जो सबसे कॉमन जो आजकल गैस्ट्रो हो रहा है, जिसकी वजह से रीनल फेलियर हो रहा है, और बच्चे, जवान, बच्चे और बूढ़े और ख़वातीन इससे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। जवान जो है, और वो ख़ास तौर पे जो मेल होते हैं और जो यंग होते हैं, वो इसको, फीमेल यंग भी और मेल यंग भी इसको बर्दाश्त कर लेते हैं, जबकि बूढ़ों और बच्चों के अंदर इसकी जो इंसिडेंस है, यानी कि इसके होने के अमकानात वो ज़्यादा होते हैं।
आखिर में आप लोगों को बतलाऊंगा कि कोलरा का या किसी भी किस्म का जो लूज स्टूल डायरिया हो डिवेल्प हो जाता है पेशेंट के अंदर, उसका इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि हॉस्पिटल कब ले जाए। अगर इतनी डिहाइड्रेशन हो गई है कि उसकी वजह से उसको गनूदगी हो रही है, या ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, या बुखार जो है 103 या 4 पे चला गया है, तो फ़ौरन हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए। या उसको पेशाब उसका बिल्कुल आना बंद हो गया तो हमें हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए। और आखिर में मैं आप लोगों को बतला देता हूँ कि हमें पानी की कमी किस तरह पूरी करनी चाहिए। अगर कोई ऐसी कॉज है जैसे फूड पॉइजनिंग है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है, पानी की कमी की वजह से जो है रीनल फेलियर होगा, तो हम पानी की कैसे रिप्लेसमेंट पूरी कर सकते हैं, कौन सी खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, नॉर्मली 1.5 to 2 लीटर जो है इंसान यूरिन प्रोड्यूस करता है एक दिन के अंदर, जब मौसम ठीक हो। और जब मौसम शदीद हो, जिसमें गर्मी ज़्यादा हो, तो उसके अंदर इनसेंसिबल लॉस और स्वेटिंग भी होती है, जो कि 700-800 ml से लेकर 1200-1000 ml तक होता है। तो कम से कम आपको 3 लीटर पानी एक दिन के अंदर पीना चाहिए, इससे कम ना हो। आप पानी अपने साथ रखें और प्यास ना भी लगे तो पानी इस्तेमाल करते रहें। सर ढाँप के रखें, कपड़ा रखें, कपड़े हल्के इस्तेमाल करें। धूप वाली जगह में आप ज़्यादा बेमकसद ना निकलें, और उस टाइम में जो है आप छाँव में और किसी सायादार जगह के नीचे आप जो है क़याम करें रहें। और धूप वाली टाइम के वक्त जो है, धूप वाले वक्त के वक्त जो है मुशक्क़त वाला काम ना करें जिससे ज़्यादा स्वेटिंग हो, एक्सेसिव स्वेटिंग हो और आपकी तबीयत बिगड़ जाए। और पानी बार बार इस्तेमाल करें, और वो फ्रूट इस्तेमाल करें जिनके अंदर जो है पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, जैसे वाटरमेलन है, तरबूज जिसे हम बोल देते हैं, खरबूजा है, और आजकल आम का भी मौसम आने वाला है, उसके अंदर भी पानी की मिकदार कदरे अल्लाह ने ज़्यादा रखी है। गर्मी के अंदर अल्लाह ने फ्रूट ही वो बनाए हैं जिनके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। खुराक के अंदर आप ठोस ग़िज़ा इस्तेमाल न करें, ज़्यादा चिकनाई वाली, हैवी, जैसे बड़ा गोश्त हो गया, मटन हो गया। दोपहर के वक्त तो बिल्कुल ना खाएं। सलाद, सब्जियों का और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और सुबह के वक्त या रात के वक्त जो है दूध दही का इस्तेमाल तो बहुत अच्छी ही चीज़ है सेहत के लिए। अब मैं आप लोगों को बतलाता हूँ हैज़ा का इलाज कैसे किया जाता है। हैज़ा का इलाज सबसे पहले उसकी तशख़ीस की जाती है। तशख़ीस के हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। अगर उसकी जो है हैज़ा की वजह पानी की हैज़ा की वजह अगर फूड पॉइज़निंग है, तो गैस्ट्रिक रेस्ट दिया जाता है और खाना बंद कर दिया जाता है कुछ वक्त के लिए, कुछ घंटों के लिए गैस्ट्रिक रेस्ट एडवाइस किया जाता है कि कुछ ना खाया जाए, बल्कि सिर्फ ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स ली जाएँ और हल्की फुल्की जो है ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए। और पानी का मुँह से इस्तेमाल जो है वो बढ़ा दिया जाता है ताकि पानी की कमी ना हो। अगर इससे भी इलाज ना हो तो फिर दवाइयों की तरफ जाया जाता है, और उनमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं हैज़े के इलाज के लिए, जिसमें एंटी डायरियल मेडिकेशन भी होती हैं, एंटीमेटिक यानी कि उल्टियों के इलाज के लिए, एंटी डायरियल जिसे कहते हैं कि दस्त या मोशन उनको रोकने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, जिनके अंदर एंटी माइक्रोबियल या एंटी एमीबॉइड्स ड्रग्स होती हैं, जैसे फ्लैजेल के नाम से आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है। ये तब इस्तेमाल की जाती है जब कोई डॉक्टर एडवाइस करे और आपको लगे कि सेक्रेटरी या ऑस्मोटिक डायरिया नहीं है, बल्कि उसकी कॉज कोई अमीबिक इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से जो डायरिया होता है उसके लिए हम जो है एडवाइस करते हैं ऐसी ड्रग्स। अगर उसकी कॉज बैक्टीरियल है या फंगस है, तो उसके हिसाब से उसका इलाज डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। इसके अलावा और भी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से डायरिया या उल्टियाँ या मोशन लग जाते हैं, जिनकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, और उनमें बहुत सारी कॉजेज़ हैं, और उन कॉजेज़ के हिसाब से उनका इलाज डॉक्टर्स तजवीज़ करते हैं और उसके मुताबिक उनका इलाज किया जाता है तशख़ीस के बाद। जैसे इंटेस्टिनल टीबी होती है, आंतों की टीबी, तो उसका इलाज टीबी की दवाइयों के ज़रिए किया जाता है। इस तरह मैलिग्नेंसीज़ होती हैं, या जैसे एक मिसाल मैं आप लोगों को दे दूँ, जैसे एक डिज़ीज़ है सीलिएक डिज़ीज़, वो पैदाइशी होती है जो कि इनहेरिटेड होती है, और आंतों के अंदर ख़ास किस्म के जो है एंजाइम्स नहीं होते जो कि गंदम को हज़म कर सकें। अगर वो लोग जिनके अंदर वो एंजाइम नहीं पाए जाते, वो लोग गंदम इस्तेमाल करें, तो उनको मोशन लगना शुरू हो जाते हैं, उनका वज़न गिरना शुरू हो जाता है और उनको खाना जो है वो रास नहीं आता। तो उन लोगों का तशख़ीस के बाद यही इलाज किया जाता है कि उनको गंदम बंद कर दी जाती है, उनको चावलों वाली खुराक दी जाती है, या इसके अलावा ग्लूटेन फ्री डाइट उनको दी जाती है ताकि वो इस बीमारी की बढ़ोतरी को रोक सकें और उसकी कम्प्लिकेशन से बच सकें। तो
लुबे-लुआब यही है कि अपना खाना साफ़ इस्तेमाल करें, फूड पॉइज़निंग को प्रिवेंट करने के लिए उसको अच्छे से पकाएं, हाथ धो के अपना हाइजीन सफाई का ख्याल रखें और जो है ढाँप के रखें और उसको डस्ट से, गर्द से उसको बचाएं, मक्खियों से उसको बचाएं। और फूड पॉइज़निंग का भी यही बेहतरीन हल है कि खाना साफ़ सुथरा हो, सफाई का ख्याल रखा जाए। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है या इससे इलाज नहीं हो रहा गैस्ट्रिक क्रैश से, तो डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर आपको प्रॉपर उसका इलाज मुहैया करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगी और इसको आप उन लोगों तक लाजमी शेयर करेंगे जिन लोगों को इन बातों का नहीं पता। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच मोर इंटरेस्टिंग एंड वीडियोज़ अबाउट हेल्थ अवेयरनेस। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा इस वीडियो के बारे में। आई एम वेटिंग फॉर योर प्रीशियस रिस्पॉन्स एंड फीडबैक। अस्सलाम वालेकुम।